Hi, if you are watching this lecture, congratulations, you made your first step. This was Coco. वैसे सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों से वीडियो चालू होने के पहले बोलना चाहता हूँ क्या कि यार जब तक ये पूरा वीडियो पूरा लेक्चर जो है आपके पास एक बार में देखने का टाइम ना हो, ठीक है, आप इसको मत देखिए। ऐसा नहीं करना है कि देखो यार अभी देख लिया थोड़ा सा, बाद में फिर देख लिया, फिर 15-20 मिनट इस तरीके से करके ख़त्म कर रहे हो ना। देखो, मैंने ये पूरे कोर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो हर एक लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा लेक्चर एक ही बार में देखना है, ठीक है। पूरा कोर्स अभी नहीं देखना है, वो तो लंबा है, पर एक वीडियो आप चालू कर रहे हो तो उसको पूरा एक बार में देखना है। ऑलराइट, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम नहीं गवाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। अपन क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ऑलराइट, तो हम इस पूरे कोर्स को, ठीक है, ये पूरा कोर्स जो है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला, ठीक है, पहला बिगनर्स, ठीक है। अब देखो, बिगनर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होती हैं, तो वो सारी आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो बिगनर्स, दूसरा दूसरा जो आता है वो क्या है, बिगनर्स के बाद अपन लोग क्या बात करेंगे, एडवांस्ड कोर्स की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एडवांस्ड कोर्स है, तो उसके पहले बीच में एक और चीज़ आती है, क्या, एडवांस। देखिए एडवांस वाली जो बात होती है ना, वो काफ़ी आगे की हो जाती है, तो उसके बीच में हम लोगों ने एक चीज़ और ऐड करी है जो कि मेन है, ठीक है। एंड इट इज़ इंटरमीडिएट प्रोसेस, ठीक है। थर्ड पर आता है, इसी कारण से थर्ड पर आ जाएगा, जो सेकंड पर होने वाला था वो थर्ड पर आ जाएगा, जो कि है एडवांस्ड, ठीक है, ठीक है, एडवांस्ड। ऑलराइट, एंड फोर्थ पे, फाइनली फोर्थ पर जो आएगा वो है सुपर एडवांस्ड, ठीक है। ऑलराइट, देखिए इसमें जो बिगनर्स है, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और सुपर एडवांस्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग हैं, है ना। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जल्दी जल्दी क्विकली बताने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी तो, क्योंकि बाद में आपको देखना ही है ऑलरेडी, है ना। तो बिगनर्स में जो अपन लोग देखने वाले हैं, बिगनर्स में ये अपना चलेगा कम से कम 3 से 4 लेक्चर्स, अगले 3 से 4 लेक्चर्स यही चीज़ चलने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट है वो उसके बाद अगले 3 से 4 लेक्चर्स चलेगा, एडवांस्ड अलग से 5 से 6 लेक्चर्स का हो जाएगा, ठीक है। और सुपर एडवांस जो है ये आगे चलेगा, ठीक है। इन सब के बीच में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक लेक्चर के बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है, और आपको वो करके आना है। ऑलराइट, देखिए बीच बीच में टाइम लगता है, ठीक है। देखिए आप लोग कभी इंजीनियरिंग करते हो, मैं जैसे बीटेक हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मैंने 4 साल की इंजीनियरिंग करी, उसके बाद आप लोग जॉब करोगे, ठीक है। पर ये 4 साल की इंजीनियरिंग जो फॉर्मल एजुकेशन जो होती है, 11th और 12th, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग 1 2 3 4th ईयर में आ जाते हैं अपन लोग, फिर ग्रेजुएट हो जाते हैं, जॉब नहीं लगती बहुत से लोगों की, कुछ की लग जाती है, जिनकी नहीं लगती, अभी कोरोना के टाइम पे जिनकी नहीं लगी है उनको तो और बड़ी प्रॉब्लम है। तो भाई ये कोर्स तो आपकी मदद करने ही वाला है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक आई गए हो तो आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो वो सारी बात अलग है, पर मैं आपको मतलब ये है कि 4 साल में आप लोगों ने बीटेक किया, कुछ लोग बीए करते 3 साल 2 साल एम, ठीक है, मेरे को नहीं पता, पर 4 साल मान लेते हैं अपन एक एवरेज, ठीक है। 4 साल आपने बीटेक किया एक जॉब के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है स्टॉक मार्केट में कि मैं आपको आज से आपने लेक्चर लिया और कल से आपने नोट छापना चालू कर दिया, तो भाई ये नहीं होने वाला है। आपको बाकायदा मेहनत करनी होगी। मैं हर एक लेक्चर के बाद, ठीक है, हर एक जो पार्ट है उसके बाद होमवर्क दूंगा जो आपको अगले थोड़े टाइम तक करना होगा। सी, जो जो मेरा होमवर्क रहेगा उसके अलावा आप कोई और काम नहीं करोगे, उसके अलावा शेयर मार्केट में कोई और काम नहीं करोगे, बाकी तो अपना काम करते रहना, है ना। तो हर एक पार्ट के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा और वो आपको करना होगा ईमानदारी के साथ, ठीक है। जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो कम्युनिटी मेंबर्स में होमवर्क कर करके डालेंगे और मैं खुद उनको चेक करूंगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर होमवर्क
होमवर्क, यहाँ पर भी आएगा होमवर्क, ठीक है। फिर इसके बाद आप हो जाओगे तैयार, कहाँ पर, युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करने के लिए। तो फाइनल, इसके बाद कोई होमवर्क नहीं आएगा यहाँ पर, इसके बाद तो भाई लड़ाई चालू हो जाएगी। पर आपको ये बात समझनी होगी कि इन चारों पार्ट से गुजरने के बाद ही आप एक सफल सफल ट्रेडर बन पाओगे, है ना। इसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो लंबे टाइम के लिए, है ना, इंट्राडे कर सकते हो, अपनी रेगुलर इनकम, घर खर्चे सब कुछ कर सकते हो। बट आपको ये 4 प्रोसेस करने होंगे। एंड जैसा मैंने आपको बताया, जैसे B.Tech में 4 साल लगे या फिर कोई भी एक नॉर्मल डिग्री में 3 से 4 साल लगते ही है ना। तो 3 से 4 साल आपने वहाँ दिए हैं, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर आपको एक दिन में नोट छापना चालू करना है या 1 महीने में करना है। कम से कम ये पूरी प्रोसेस में 3 महीने मान के चलो, ठीक है, 3 मंथ्स। अगर तब जाके आप फुल डेडिकेशन दे रहे हो, तब जाके ये हो पाएगा। ऑलराइट, तो ये मत सोचना कि गेट रिच क्विक प्रोसेस है, इट इज़ नॉट एट ऑल इट, है ना। और मैंने तो वैसे पहले यहाँ पर लिखा भी होता गेट रिच क्विक, नो गेट रिच क्विक एक्चुअली, है ना। बट थोड़ी इशू हुई एंड वो मैंने हटा दिया। सो मैंने आपको यहाँ पर कोर्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दे दिया है, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसके आगे, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ और अपन मेन चीज़ चालू करते हैं। ऑलराइट, शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर अपन आगे का देखने वाले हैं। ऑलराइट, एंड मैं बस चालू कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले खुद को उठा करके नीचे रख देता हूँ, तो मेरी आंखें थोड़ा कैमरे से नहीं इधर जाए, तो यहाँ पे ध्यान मत देना, मैं यहाँ पे खुद को देख के बात करता हूँ। कई बार तो कैमरे से नीचे आंखें चली जाती मेरी। ऑलराइट, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, चालू करने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। गारंटी नहीं है, मेहनत करनी होगी आपको, मेरे को नहीं, आपको, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या क्या बात करने वाले हैं वो अपन ने बात कर ली, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस अपन लोग बात करने वाले हैं। तो स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट सबसे पहले क्या होता है, देखो 2 वर्ड से मिलकर बना है ये, स्टॉक प्लस मार्केट, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, सभी एक चीज़ है। तो स्टॉक मार्केट बना हुआ है इन 2 वर्ड से, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा मेरे को, एंड स्टॉक मार्केट को लिंक करने वाला क्या, मच्छी बाजार, फिश मार्केट, है ना। तो मच्छी बाजार, फिश मार्केट लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिश प्लस मार्केट, ठीक है। तो देखो स्टॉक मार्केट में फिश बाज़ार, सबसे पहले तो ये देखो फिश बाज़ार में, ठीक है, मच्छी बाज़ार में बिकता क्या है, मच्छी बाज़ार, मच्छी बिकती है भाई, फिश बिकती है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में क्या बिकता है, स्टॉक बिकता है। लिंक करते हुए चलूँगा पूरे, उसमें मैं अभी लिंक करते हुए चलने वाला हूँ अगले थोड़े टाइम के लिए, तो वहाँ से आपको एक कनेक्शन माइंड में बैठ जाएगा। ऑलराइट, तो मच्छी बिकेगी यहाँ पे स्टॉक बिकेगा। ऑलराइट, तो असल में ये मच्छी और ये स्टॉक है क्या, ये दोनों है प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट मैं यहाँ पे दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट इज फिश। ऑलराइट, यहाँ पर प्रोडक्ट इज स्टॉक, ठीक। तो भाई स्टॉक मार्केट में यहाँ पर स्टॉक्स बिकेंगे और ख़रीदे जाएंगे, फिश मार्केट में मछलियाँ बिकती हैं और ख़रीदे जाती है, जिंदा नहीं मुर्दा। तो देखो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर कुछ 5 सवाल आते हैं, है ना, 5 सवाल जो अभी बिगनर्स पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि भाई ये स्टॉक जो है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, स्टॉक क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि स्टॉक को बनाते क्यों हैं। तीसरी चीज़ कि स्टॉक बनता कैसे है, चल क्यों बनाते हैं ये तो पता चल गया, बनता कैसे है, ठीक है। चौथा सवाल ये आता है कि भाई स्टॉक जो है स्टॉक मार्केट तक कैसे पहुंचता है, कौन लेकर आता है, कैसे लेकर आता है, ठीक है। और फिर 5वां और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, स्टॉक को खरीदते और बेचते क्यों हैं, स्टॉक को खरीदते और बेचते क्यों हैं, भाई प्रॉफिट कैसे आता है, ठीक है। तो ये बातें अब अपन अगली करने वाले हैं। तो देखो यार,
यहाँ पर ना थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हर एक चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इन दोनों को लिंक करते हुए चलने वाला हूँ, है ना। पहले सवाल वही सवाल मच्छी पर लेकर आऊँगा, फिर वही सवाल स्टॉक पर लेकर आऊँगा, ताकि लिंक बन जाएगा आपके माइंड में। सबसे पहले पूरा क्लियर करता हूँ मैं। तो या अब देखो, सबसे पहला सवाल अपना क्या था कि भाई स्टॉक क्या होता है ना। मच्छी क्या होती है। देखो यहाँ पर मच्छी क्या है, यहाँ पर मैं अभी जल्दी जल्दी से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन डिटेल में चलने वाले उसी चीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पर फिश क्या है, स्टॉक क्या है। तो देखो फिश क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। देखो नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना, जल्दी जल्दी से अपने अपनी भाषा में रफ में लिख लेना, ठीक है। और बाद में आप उसको फेयर कर सकते हो, वीडियो पड़ा हुआ है, आप कभी भी देख सकते हो उसको, कोई टेंशन नहीं है। पर पहले नोट्स पे फोकस मत करना, समझो यार, समझो, ठीक है, समझने पे फोकस करो। वैसे ही स्टॉक क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अपने क्या बात करी कि भाई स्टॉक क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ अपन क्या बात करेंगे कि भाई स्टॉक बनाते क्यों हैं, ठीक है। ऑल राइट, फिश को क्यों पकड़ते हैं भाई। फिश को अपन पकड़ते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ऑब्वियसली, है ना। अपन इसको बेच पाएँ, खरीद पाएँ, इससे कुछ फ़ायदा कर पाए, अपना काम कर पाएँ अपन लोग। खाने के लिए मत बोलना कि फिश को पकड़ते हैं खाने के लिए, भाई खाने के लिए नहीं, छोड़ो, जो वहाँ से पकड़ के लेकर आ रहा है ना उसके बारे में सोचो, ठीक है। वो क्यों पकड़ रहा है, उसको थोड़ी खाना है, वो तो तुमको बेच रहा है ना आकर के। तो भाई वो बेच रहा है ताकि वो कुछ प्रॉफिट कर पाए, खुद का काम कर पाए, ठीक है। तो क्यों करते हैं अपन, प्रोसेस के लिए या फिर अर्निंग के लिए, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी, अपन स्टॉक एक अर्निंग के लिए बनाया जाती है। कैसे बनाती है, अर्निंग के लिए ही क्यों, ये बात अपन बाद में बात करेंगे। अब ठीक है, ये बात कर ली। अब इसको बनाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। अच्छा, मछली को पकड़ते कैसे अपन लोग, एक प्रोसेस से होती है। क्या प्रोसेस होती है भाई, तालाब में जाते हैं, बीच में जाल बिछाते हैं, फिर जाल को खींचते हैं, फिर उसमें से मछलियाँ निकालते हैं। तो एक प्रोसेस होती है ये पूरी की पूरी। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, ठीक है। सेम चीज़ स्टॉक को भी बनाने की एक प्रोसेस होती है, ठीक है, उससे स्टॉक बनता है। ऑल राइट, तो ये भाई तीन बातें तो हो गई। चौथी बात सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी है और भी है, ठीक है। तो चौथी बात ये कि स्टॉक जो है स्टॉक मार्केट तक कैसे पहुंचता है। फिश मार्केट तक कैसे पहुंचती है, ले जाते हैं उसको, उठाकर ले जाते हैं ना। तो मतलब ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये भी एक प्रोसेस है। तो सेम चीज़ स्टॉक को भी ले जाने की एक प्रोसेस होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये चार बातें हो गई। अब फाइनल बात क्या होती है कि भाई बेचते क्यों हैं, फाइनली सेलिंग क्यों होती है। इसको मैं थोड़ा सा अलग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि भाई सेलिंग क्यों होती है। अच्छा, मछली को क्यों बेचते हैं, फाइनल बेचना होता है प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट के लिए कहाँ पर, मच्छी बाज़ार पे, है ना। मच्छी बाज़ार में प्रॉफिट के लिए इसको ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है। सेम चीज़ स्टॉक को भी प्रॉफिट के लिए ख़रीदा जाता है और प्रॉफिट के लिए ही बेचा जाता है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट का ही रीज़न हुआ, ठीक है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलने वाले हैं अपन लोग, है ना, ताकि 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 आपके एक बेसिक जो है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखो, ठीक है। अब सबसे पहले सवाल पे अपन चलते हैं, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ पूरा। या तो सबसे पहला सवाल ये था कि भाई स्टॉक क्या है। भाई फिश क्या है अपन ने देख लिया, स्टॉक क्या है। लेकिन देखो स्टॉक क्या होता है ना कि एक कंपनी की हिस्सेदारी होती है। देखो कंपनी की हिस्सेदारी क्यों होती है, देखो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा सवाल जो है इकट्ठा ही एक साथ क्लियर कर देंगे अपन लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। देखो मैंने आपको ये बताया कि स्टॉक जो होता है कंपनी की हिस्सेदारी होती है, किस तरीके से होती है, क्या होती है, ये सारी बातें अपन अभी करने वाले हैं, है ना। अभी के लिए मानकर चलो कि स्टॉक जो होता है एक पीस ऑफ पेपर होता है, कागज़ का टुकड़ा होता है। देखो 100 का नोट क्या होता है, 100 का नोट जो होता है एक पीस ऑफ पेपर होता है जिस पे लिखा होता है कि इसकी वैल्यू है 100 रुपये की, है कि नहीं। वैसे ही स्टॉक जो होता है एक पीस ऑफ पेपर होता है
जिसकी वैल्यू उसके ऊपर कुछ लिखी रहती है। अभी के लिए मान के चलो एक पीस ऑफ पेपर है ना, जिस पे कुछ उसकी वैल्यू लिखी हुई है। मान लो सपोज 10 रुपीज़ पर पेपर, एक कागज़ की वैल्यू है 10 रुपया। इसी तरीके से स्टॉक की वैल्यू अलग अलग रहती है। पहले के ज़माने में ऐसे फिजिकल फॉर्म में स्टॉक होता था, तो अभी के टाइम पे मान के चलो कि भाई फिजिकल फॉर्म में ही स्टॉक होता है। तो भाई इसी तरीके से एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये बनाते क्यों हैं, ठीक है, दूसरा सवाल पे अपन आते हैं कि ये बनाते क्यों हैं, ये पीस ऑफ पेपर क्यों बनाए गए भाई, ठीक है। देखो एक कंपनी है, सपोज करो मेरी एक कंपनी है, मतलब मेरी तो नहीं है बट मान लेते हैं भाई मेरी आईटीसी है, ठीक है। तो आईटीसी, इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन, पहले नाम था अभी का नाम। तो आईटीसी सपोज करो कि इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, ये एक्सपेंड हो चुके वैसे, बट सपोज करो कि मान लो जब इसको एक्सपेंड करना था पहले के टाइम पे, ठीक है, तो ये क्या क्या काम कर सकती है, कोई भी एक कंपनी क्या क्या चीज़ें कर सकती है एक्सपैंड होने के लिए। देखो इसको चाहिए होते सबसे पहली बात तो पैसे चाहिए होते हैं। तो इसके लिए पैसे के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकती है ये कंपनी। देखो पैसे के लिए या तो ये इन्वेस्टर के पास जा सकती है, बिल्कुल इन्वेस्टर के पास जा सकती है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इन्वेस्टर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कर सकती है, या तो इनके पास खुद के पास पैसा पड़ा हो, ठीक है, ओन मनी, ठीक है, खुद का पैसा या तो यूज़ कर लें ये। तीसरी चीज़ क्या कर सकती है, या तो ये बैंक के पास जा सकती है, बैंक, ठीक है। और चौथी चीज़ फाइनली ये पब्लिक के पास आती है, आपके और मेरे जैसे लोगों के पास, ठीक है। सबके बारे में अभी अपन जल्दी जल्दी से 1 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पब्लिक, ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या इन्वेस्टर के पास जाती है, ठीक है। देखो इन्वेस्टर के पास जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन्वेस्टर के पास जब जाती है कोई कंपनी पैसे के लिए तो क्या होता है, या तो उसको स्टेक देना होता है, रॉयल्टी देनी होती है। दूसरी चीज़ उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ठीक है, या तो कुछ रिटर्न लेंगे पर्टिकुलर चीज़, या फिर अलग अलग चीज़ों में वो अपना बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अपन मान के चलते हैं कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे कंपनी को काम करना होता है, जो कि कंपनी वालों को जनरली पसंद नहीं आता, बट मजबूरी में करना पड़ता है बहुतों को। दूसरी चीज़ खुद का पैसा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना बड़ा अमाउंट उसके पास नहीं है, तभी उसको इन्वेस्टर की ज़रूरत है ना। बड़ा अमाउंट जनरली लगता है क्योंकि कोई भी कंपनी को बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। हमारे पास एक आइडिया है, हमको बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो भाई कैसे बनाएंगे, इतना पैसा नहीं है ना हमारे पास, तभी तो हम मिडिल क्लास हैं भाई, ठीक है। तो भाई ये तो भाई हो नहीं पाएगा, ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा। तो बैंक के पास जाती है। अब देखो बैंक के पास जाने में प्रॉब्लम क्या होती है, कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं बची है, ठीक है। तो बैंक के पास जाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली चीज़ क्या कि बैंक को कुछ सिक्योरिटी देनी होती है, ठीक है, सिक्योरिटी देनी होती है। और दूसरी चीज़ लोन, ठीक है, जो भी बैंक अमाउंट देगा तो भाई उसके बदले में कुछ उसको ज़्यादा पैसे चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो फाइनली जो कंपनी होती है वो आती है पब्लिक के पास, ठीक है, पब्लिक के पास। एक बार आपके और मेरे जैसे पब्लिक के पास आती है तो पब्लिक को भी तो भाई बदले में कुछ चाहिए ना। हम पैसे दे रहे हैं, हमारे पैसे दे रहे हैं, हम क्यों दें पैसे, हमको बदले में कुछ चाहिए। हम आपको दे रहे हैं तो हमको बदले में कुछ चाहिए, है कि नहीं। पैसे दे रहे हो तो भाई बदले में कुछ लोगे ना, है ना। आप कोई भी चीज़ देते हो तो भाई बदले में कुछ लेते हो ना। दुकानदार को पैसे देते हो, ये थोड़ी बोलते हो भाई पैसे की ज़रूरत है, ये ले रख ले 1000 रुपया, ना भाई 1000 रुपया रख, चल वो चावल की गट्टी उठा कर दे, ऐसा बोलते हो ना। तो हम आपको पैसे देंगे, बदले में हमको क्या मिलेगा, ठीक है भाई। कोई भी चीज़ मान लो मैंने ये स्टाइलस खरीद ला, तो भाई मेरे को बदले में चाहिए क्या, स्टाइलस लूँगा ना। मैं पैसे दे रहा हूँ आपको तो मैं स्टाइलस लूँगा, तो भाई मुझे यहाँ पर भी बदले में कुछ चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, अपने बदले में कुछ हिस्सेदारी देती है, बदले में कुछ हिस्सेदारी देती है अपनी कंपनी की, और वो स्टॉक्स या फिर शेयर्स के फॉर्म में अपन सबको बांट देती है। अब देखो यहाँ पर अपन चलते हैं अगले सवाल पे। क्या अपन ने यहाँ पर देख लिया कि भाई होता क्या है, ठीक है, कैसे बनता है, ठीक है, नहीं क्यों बनाते हैं अपन ने देखा, अब कैसे बनाते हैं बना अभी देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पूरा रब करता हूँ मैं, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, देखो
अब देखो अपन ने ये देख लिया कि क्यों बनाते हैं, पर कैसे बनाते हैं अब इसको। तो देखो, मान लो कि कोई भी कंपनी को एक्सपैंड होना है। अब एक्सपैंड होने के लिए कंपनी को क्या चाहिए? पैसा। तो कुछ अमाउंट ऑफ पैसा कंपनी को नीड होती है उसकी, ठीक है। तो सपोज करते हैं अपन एक्स अमाउंट कंपनी को नीडेड है, तो एक्स का भी अपन कुछ वैल्यू दे देते हैं। सपोज करते हैं 1 करोड़। भाई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, 1 करोड़ की ज़रूरत है भाई कंपनी को। तो कंपनी को 1 करोड़ रुपए उठाने हैं, है ना। तो ठीक है, 1 करोड़। तो कंपनी को 1 करोड़ रुपए उठाने हैं। अब कंपनी क्या करेगी कि अपने कुछ X% की हिस्सेदारी, एक्स तो यहाँ पर 1 करोड़ अमाउंट दे दिया अपन ने, कुछ 1% मान लेते हैं अपन की 5% को डाइल्यूट कर रही है, ठीक है। तो 5% को डाइल्यूट, इतने भारी भारी शब्द से कंफ्यूज मत होना। डाइल्यूट मतलब कि भाई 5%, यानी कि टोटल 100% की हिस्सेदारी थी, ठीक है। उसमें से कुछ 5% लिया। अब वो 5% को बांट के बेच रही है, पब्लिक को बेच रही है, अपन सब में को बेच रही है बीच में, ठीक है। तो वो 5% को टुकड़े करे उन्होंने, ठीक है, समझ रहे हो। टोटल 100% कंपनी की हिस्सेदारी थी, ठीक है। जो प्रमोटर्स को आपके और मतलब प्रमोटर्स जो हैं वो लोग ओन करते हैं, ठीक है। अब प्रमोटर्स 100% ओन करते हैं, 95% उन्होंने खुद के पास रखा, 5% उन्होंने बोला इसको अपन बांट देते हैं पब्लिक में। अब 5% के बदले में उनको चाहिए पैसे, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया क्या कि हम इसको शेयर्स के फॉर्म में बांटेंगे, ठीक है। हमको चाहिए 1 करोड़ रुपए, ठीक है, 1 करोड़ रुपए चाहिए हम लोगों को। हम पर शेयर, एक शेयर की वैल्यू अपन देंगे कितने? 100 रुपये मान लो, ठीक है। यहाँ पर 100 रुपया एक शेयर की वैल्यू होगी। टोटल शेयर्स कितने होंगे? टोटल शेयर्स कितने होंगे? तो यहाँ पर भाई टोटल शेयर्स कैसे करोगे? 1 करोड़ यानी कि अमाउंट चाहिए और एक शेयर की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो 1 लाख शेयर्स बनाने पड़ेंगे इनको, बिल्कुल। 1 लाख शेयर जब बनाएंगे, ठीक है, तो टोटल 1 लाख शेयर्स इंटू टोटल अमाउंट ऑफ 1 शेयर जो कि है 100 रुपये, ये हो जाएगा 1 करोड़ रुपीज़। इस तरीके से कंपनी 1 करोड़ के फंड को रेस करेगी। इस तरीके से उनको क्या मिलेगा? 1 करोड़ का फंड मिल जाएगा, ठीक। 1 करोड़ का फंड उनको मिल जाएगा। इसी तरीके से वो और फिर अपने काम पूरे कर लेगी। अब देखो, ये 1 करोड़ रुपए मिल गया उनको, अभी मिला नहीं है, पर अभी उन्होंने आइडिया निकाला है, ठीक है। ये आइडिया अभी उनके मन में है, माइंड में है। तो अब ये माइंड में जो आइडिया है इसको अप्लाई कैसे करेंगे? सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी जाएगी सेबी के पास, ठीक है। और सेबी के पास जब जाएगी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। कोई लोग बोलते हैं शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो भाई वो नहीं है, सेबी के पास जाएगी। तो सेबी के पास क्या करेगी? ये अपने ये आइडिया को रजिस्टर कराएगी कि हमको भाई इतनी अपनी परसेंट की हिस्सेदारी को डाइल्यूट करना है, और रजिस्टर करेगी कि भाई हम लोग ये चीज़ें लोगों में बांटने वाले हैं, हमको उनके बदले में चाहिए पैसे, ठीक है। यहाँ से आता है अपना अगला आइडिया कि भाई मार्केट तक कैसे पहुँचेंगे शेयर्स, ठीक है। ये पूरा रब कर रहा हूँ और अपन अब चलते हैं अब आगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, क्या टोटल 1 लाख शेयर्स है ना, एक शेयर की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, और टोटल 1 करोड़ का अमाउंट उन्होंने रेस किया, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, यानी कि सेबी। तो सेबी के पास जब ये चीज़ जाकर रजिस्टर करवाएगी कंपनी, तो सेबी बोलेगी ओके, हमने ये चीज़ रजिस्टर कर ली है, आप जा कर के लोगों को बता दो और एक आईपीओ को लॉन्च कर दो, ठीक है। तो कंपनी बोली ओके, आईपीओ को लॉन्च करना। यहाँ पर आईपीओ आता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी शुरुआत में पब्लिक को जो ऑफर दे रहे हैं, शुरुआत में पब्लिक को जो ऑफर दे रहे हैं, ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। शुरुआत में पब्लिक को जो ऑफर मिल रहा है उसको कहते हैं इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। इस तरीके से एक ऑफर को लॉन्च करेगी कि भाई
1 लाख शेयर्स हम लोग दे रहे हैं, हमको 1 करोड़ का फंड रेज करना है और पर शेयर की वैल्यू हमने रखी है 100 रुपीज़। अपन ने अब भी किया था क्या, 1 करोड़, ठीक है, 1 लाख शेयर थे, जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, एंड पर शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये। तो इस तरीके से हम लोग 1 करोड़ को रेस करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू 1 करोड़ आएगा। तो इस तरीके से 1 करोड़ हम लोग रेस करने वाले हैं। तो भाई देखो हमारी कंपनी की बार ये बात है, एडवर्टाइजमेंट देंगे, इधर देंगे उधर देंगे, आप लोगों को मेल आएंगे, जिन लोगों के पास डीमैट अकाउंट है उनको मेल आएगा कि भाई देखो आईपीओ लॉन्च हो रहा है, आईपीओ लॉन्च हो रहा है, आईपीओ में ऑफर ये है, प्राइस ये है, ये कंपनी है। तो आप क्या करोगे, उसके फंडामेंटल्स को चेक करोगे, ये कंपनी अच्छी है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे। पर वो लोग ना कुछ एक अमाउंट रख देते हैं, जैसे कि सपोज करेंगे, रख देंगे कि 250 शेयर्स आपको मिनिमम खरीदने ही होंगे, ठीक है, 250 मिनिमम खरीदने होंगे और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज़। और इसी तरीके से हम अलाउट करेंगे, खरीदना है तो 250 यानी कि 250 शेयर खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। आपको इसी के ही मल्टीपल में खरीदना होगा। अभी जैसे बर्गर किंग का आया था तो उन्होंने भी 250 शेयर्स मिनिमम अलाउट किए हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अपन को ये पता चल गया कि पब्लिक को ऑफर दे दिया उन्होंने, ठीक है। ये सारी जो प्रोसेस होती है ना, ये प्री मार्केट में होती है, ठीक है, ये अपने मेन मार्केट में नहीं आती है। अभी मेन मार्केट में तो शेयर आया ही नहीं है, यहीं पर ये दो चीज़ें चालू होती हैं प्री मार्केट की। तो मैं एक्चुअली इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो प्री मार्केट में ये सारी चीज़ें आती हैं, प्री मार्केट में ये पूरी चीज़ें आती हैं। आईपीओ प्री मार्केट में ही होता है, यानी कि मार्केट के पहले एक जो चीज़ चल रही है। फिर मंडी में तो अभी आया ही नहीं है, मार्केट यानी मंडी, मंडी में अभी नहीं आया, अभी वहाँ पर बोली लग रही है। जैसे मछली का क्या होता है, देखो बेचने से पहले वो लोग बोली लगाते हैं ना, देखो हम लोग पकड़ के लाए हैं, ये इतने में बेच रहे हैं, इतने में बेच रहे हैं, इतने में बेच रहे हैं। वहाँ पर रिटेल शॉप्स वाले जो हैं खड़े होते हैं सबके सब, वो लोग बोलते हैं कि खड़े होता है, वो लोग बोली लगाते हैं कि हम लोग इतने में खरीद लेंगे, इतने में खरीद लेंगे। तो भाई वो लोग बेच रहे हैं, ओके इतनी ले जाओ, इतनी ले जाओ। इस तरीके से वो लोग खरीद के यहाँ पर 250 शेयर्स बेचे। जैसे वो लोग क्या बल्क में मछलियाँ लेते हैं, है ना, वैसे यहाँ लोग बल्क में स्टॉक्स अपन लोग ले रहे हैं, ठीक है। आपके और मेरे जैसे लोग बोली लगाते हैं, हम लोगों ने बोली लगाई, ठीक है। अब मान लो मैंने 250 स्टॉक्स को खरीद लिया, ठीक है, 250, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 250 शेयर्स। तो 250 शेयर्स मेरे यानी कि पलाश के नाम पे उन लोगों ने अलॉट कर दिए। तो 250 शेयर्स किसके हैं, पलाश के, ठीक। तो 250 शेयर हो गए हैं पलाश के नाम करके, अब वो उसको दे देंगे। तो जब ये चीज़ मार्केट में आएगी, ठीक है, स्टॉक मार्केट में आएगी, तो मेरे जो डीमैट अकाउंट है उसमें 250 शेयर्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो वो 250 शेयर्स जैसे ही मेरे को मिलेंगे तो मैं वहाँ पर वो 250 शेयर को अब अपने हिसाब से खरीदी या बेची कर सकता हूँ। मतलब खरीदी तो पहले कर चुका, बेची करूँगा उसकी, और बाकी लोग खरीदे सकते हैं, ठीक है। तो 250 में से अब मैं चाहूँ 1 बेचूँ, 2 बेचूँ, 3 बेचूँ, 10 बेचूँ, जितने चाहे शेयर्स बेचूँ, पर मेरा काम हो चुका है, ठीक है। कंपनी का काम पूरा हो गया, उनको जो पैसे रेस करना था उन्होंने 1 करोड़ शेयर्स बेच दिए, 1 करोड़ रुपए रेस कर लिए, 1 लाख शेयर्स बेच दिए, हर शेयर 100 रुपये का बेचा है, ठीक है। तो मैंने 250 250 इंटू 100 यानी कि 25,000 रुपये के मैंने 250 शेयर्स खरीदे। तो इसी तरीके से बोली लगती है, बोली इसी तरीके से लगती है, अंदाजा आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई भाई, मार्केट में भी आ गया शेयर, ठीक है, मेरे को मिल भी गया, 250 शेयर मिले हैं भाई। अब फाइनल क्वेश्चन आता है क्या, कि मार्केट में खरीदते और बेचते क्यों हैं, मार्केट में शेयर्स को खरीदते और बेचते क्यों हैं? कोई जवाब देगा? पता है तो नीचे बताओ, ठीक है। चलो, मार्केट में शेयर्स को खरीदते और बेचते क्यों हैं? अच्छा, इसको क्लियर करता हूँ एक बार। अच्छा, मछली को क्यों खरीदते और बेचते हैं? मछली को क्यों खरीदते और बेचते हैं? मछली को खरीदते और बेचते हैं फ़ायदे के लिए। जो दुकान में मान लो जिसने भी मछली बल्क में खरीदी है, शॉप वालों ने, ठीक है, जो पकड़ते हैं, फिशरमैन जो पकड़ता है ना, वो तो अलग पकड़ता है, वो फिर बोली लगा के शॉप वालों को देता है, ठीक है। शॉप वाले फिर अपने प्रॉफिट के साथ में बेचते हैं उसको।
सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में भी होती है। स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, कंपनी आई, ठीक है, कंपनी क्या हुई, यहाँ पर फिशरमैन हुई, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे शेयर्स को लेकर के आई, उन्होंने बेचा बल्क में 250, 500 इस तरीके से बेच दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा बेचा, ठीक है। आपने और मैंने, हम जैसे लोगों ने, किसी ने भी बोली लगा ली, खरीद ली। अब क्या होगा कि भाई शेयर्स मेरे को मिल गए, अब प्रॉफिट के साथ में बेचना चाहूँगा ना, मैं चाहूँगा प्रॉफिट के साथ में बेचना। अब ये चीज़ जब मार्केट में आ चुकी है तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, प्राइस होता रहता है फ्लक्चुएट। इस तरीके से स्टॉक होता रहता है फ्लक्चुएट, ठीक है। तो स्टॉक का प्राइस होता रहता है फ्लक्चुएट। ये अपन मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है, यहाँ पर गया 150 रुपये पे गया, फिर नीचे आया 70 पे, फिर थोड़ा ऊपर गया 170 पे। इस तरीके से प्राइस होता रहता है फ्लक्चुएट। अपन लोगों को फ़ायदा कैसे कमाना है, यानी आपको और मेरे को फ़ायदा कैसे कमाना है, प्राइस को यहाँ खरीदना है, स्टॉक को यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है, यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है, यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है, यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है। इस तरीके से अपन लोग फ़ायदा कमाते हैं, ठीक है। तो जब मैंने ये 100 रुपये डाले हैं, तो जब इसका प्राइस 150 पहुँचा, तब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई प्राइस 150 पे अब नीचे जाने वाला है। तो मैं चाहूँ तो 150 पे बेचूँ, मैं चाहे तो होल्ड करके रखूँ, ठीक है। लॉन्ग रन में प्राइस ऊपर जाने की ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी था, अगर कंपनी अच्छी है तो। वहाँ पर इतनी डिटेल मत जाओ, बट ये आइडिया लो कि जब प्राइस जो है ऊपर पहुंचा, तब अपन ने प्रॉफिट के साथ में, मैंने 150 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो यानी कि 250 स्टॉक्स थे, 250 स्टॉक थे, हर एक स्टॉक पे मैंने 50 रुपये का प्रॉफिट लिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेना भाई, कितना होता है, शायद 12500, शायद, पता नहीं, 25 × 5 125 भी होता है, जहाँ तक मेरे को याद है, पता नहीं, ठीक है, ऑल राइट। तो मुद्दा क्या है, 100 रुपये में ख़रीदा था मैंने और एक शेयर 50 रुपये में बेचा मैंने। इस तरीके से मैंने कुछ फ़ायदा कमा लिया। कहने की बात यह है कि स्टॉक्स को ख़रीदा और बेचा इसलिए जाता है कि प्रॉफिट अपन लोग कमा सकें, है ना। अब देखो, ज़रूरी नहीं है एक स्टॉक जो मैंने जिसको बेचा है, यहाँ पे आवाज़ आ रही है, मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ। तो भाई अपन लोगों को ज़रूरी नहीं है, मैं ये कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जिसने स्टॉक को एक स्टॉक को ख़रीदा हो, या फिर मैंने जो 250 शेयर्स बेचे, अब उसमें से जिसको जितने खरीदने खरीदो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो मेरे ब्रोकर की हेडेक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट कमा लिया, और इसी तरीके से स्टॉक्स मार्केट में प्रॉफिट कमाया जाता है। देखो, यहाँ पर ज़रूरी चीज़ ये नहीं कि आपको आईपीओ में ही जाना है हर बार, आईपीओ में घुसने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको 25,000 का अमाउंट चाहिए या इतना बड़ा अमाउंट चाहिए, नहीं। मान लो मैंने 10 शेयर किसी भी से भी खरीदे, मैंने आईटीसी की जो मैंने शेयर्स खरीदे थे, उसमें से 10 शेयर किसी ने खरीद लिए, खरीद लो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो 150 में बेचने से मतलब है, 150 खरीद लो 10 शेयर, ठीक है। अब मान लो प्राइस, मैं एक बार इसको साफ सुथरा कर देता हूँ, तो 150 से कितना, 150 में मैंने शेयर बेचे 10, और वो किसने खरीदे, आपने, चलो मानो आपने शेयर खरीद लिए 10, ऑल राइट। अब 150 के शेयर जब आपने खरीदे, ठीक है, आपको नहीं पता था कि ये प्राइस अब और ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आपने अपना एनालिसिस लगाया कि आपने सोचा इसके हिसाब से प्राइस ऊपर जाएगा, और सपोज करो प्राइस अब पहुंचा ऊपर कितने पे, 170 पर पहुंचा, आपने यहाँ पर इन 10 शेयरों को बेच दिया, ठीक है, 170 पर पहुंचा और आपने इन 10 शेयरों को बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका, यहाँ पे 10 रुपये नहीं है ना, रुपये का साइन गलत बन गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका, देखो 170 पर आपने बेचा 10 शेयरों को, यानी कि 1700 टोटल अमाउंट था, खरीदा कितने था, 1500, 1500 रुपये, 1700 रुपये में बेचा, 200 रुपये जो है आपका प्रॉफिट आया, ठीक है, ये आया 200 रुपये आपका प्रॉफिट। और इसी तरीके से अपन लोग प्रॉफिट कमाते हैं। देखो, जरूरी, मैंने आपको बताया ना, आईपीओ में जाना जरूरी नहीं है, 10 शेयर इसने लिए और इसने प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, इस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं। तो यहाँ पर एक ये वाली चीज़ पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई है, एंड और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बारे में अपन छोटी छोटी कुछ बातें करेंगे, एंड फिर आज के लेक्चर को अपन वाइंड अप करेंगे। अब देखो, आप लोग कईयों को यही चीज़ लग रहा है, सबसे पहले तो इसको साफ सुथरा करता हूँ, एंड कईयों को अलग अलग चीज़ें लगती हैं ना स्टॉक मार्केट के बारे में। देखो, रिस्क है,
तो इसके ठीक है, देखो मार्केट के बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ़ायदे होते हैं जिनके बारे में अपन लोग कुछ के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। देखो स्टॉक मार्केट से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। स्टॉक मार्केट से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, यानी कि हो सकता है कि आपको कभी जॉब करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आपको सही तरीके से टेक्निकल एनालिसिस जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ आपने सही से पढ़ा, तो आपको कभी जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्पेलिंग हैंड राइटिंग में मत जाना। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप अपना जो इनकम है उसको जनरेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी आप कुछ बहुत अच्छा बिजनेस करते हो तो आप उसके साथ पैसे डाल दो, अच्छे टाइम पे लंबे टाइम पर उसको रखो रहो, एंड आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके टेक्निकल एनालिसिस से आप ट्रेडिंग से भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगली चीज़ पर अपन आते हैं, क्या बोनस क्या मिलता है इसमें ना। एक मज़ेदार बात बताऊँ, जब आप वेल्थ क्रिएट करते हो या फिर लंबे टाइम के लिए रखे रहे हो तो क्या करते हैं, इसमें आपको मिलता है डिविडेंड। यहाँ पर आपको मिलता है डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है पता है? चलो डिविडेंड के बारे में जल्दी से बता देता हूँ आपको। देखो कोई भी कंपनी जब कुछ प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, कोई भी कंपनी जब कुछ प्रॉफिट कमाती है, मान लो मैंने इस साल मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, 1 लाख छोटा अमाउंट है बट स्टिल मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार मेरे अगला जो प्रोजेक्ट है, फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें मुझे ना 70,000 रुपया की ही ज़रूरत है। 70,000, 70,000 रुपये की ही ज़रूरत है मेरे को। 1 लाख रुपए कमाया है मैंने, 70,000 रुपये की ज़रूरत, 30,000 फालतू पड़े हुए हैं। चलो एक काम करता हूँ, ये 30,000 रुपये मैं अपने जो शेयर होल्डर है उनमें बांट देता हूँ। ठीक है, तो 30,000 रुपये शेयर होल्डर्स में बढ़ जाएंगे, यानी कि सपोज करो वो कंपनी के कुछ 1,000 शेयर्स हैं। ठीक है, कंपनी का 1,000 शेयर बहुत कम होता है बट मान लो कंपनी के 1,000 शेयर्स हैं, तो हर एक एक को 30-30 रुपया वो कंपनी बांट देगी और इस तरीके से पूरी 30,000 रुपये को ठिकाने लगा देगी। तो आपको और मेरे को बोनस मिलेगा। इस तरीके से डिविडेंड जो होता है उसकी प्रोसेस होता है। डिविडेंड मतलब एक तरीके से मान लो आपको बोनस मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ कंपनी 1% देती है, 1% का डिविडेंड काफ़ी अच्छा माना जाता है। 2%, 3% या आपको बोनस मिल रहा है, जितना परसेंट लेना है ले लो। कुछ कुछ कंपनियां जो 6-10% में बोनस डिविडेंड देती है ना, तो मिल रहा है ले लो। पर कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी के पास अच्छे प्लान्स हैं, अगर उनके पास आगे डेवलप करने का है, तो ज़रूरी नहीं है वो डिविडेंड देगी या नहीं देगी। ठीक है, जितनी पूरी प्रोसेस है अब मैं ये जल्दी जल्दी एक बार में समराइज करने वाला हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ क्या, कंपनी को चाहिए था पैसा, कंपनी को चाहिए था पैसा, तो कंपनी ने क्या बोला, हम अपने जो कुछ शेयर्स हैं इनको सब पब्लिक में बांट देंगे। तो उन्होंने एक आईपीओ लॉन्च किया, वो सेबी के पास गई, अपना रजिस्टर किया उन्होंने, हमारी जो प्रोसेस ये है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लान बनाया कि भाई इतने शेयर्स बांटेंगे, इतने रुपए का एक शेयर होगा और आपको मिनिमम इतने शेयर खरीदने होंगे। इस तरीके से हम कुछ अमाउंट रेज करेंगे, फंड रेजिंग करेंगे। तो इस तरीके से जब फंड रेजिंग करेंगे तो भाई हमारे पास भी आएंगे, सबके पास जाएंगे वो। अब आईपीओ हुआ, सेबी में रजिस्टर किया, आईपीओ हुआ। अब प्री मार्केट में उन्होंने सबको अलॉट कर दिया कि हम अब आपके और मेरे जैसे लोग बिड लगाते हैं, हम लोग ना बोली लगाते हैं। तो अपन ने बोली लगाई, बोली में अपना नाम अलॉट हो गया, तो भाई अपन को मिल गए शेयर्स। ऑलराइट, अब अपन को शेयर्स मिल गए। शेयर्स मिलने के बाद अपन ने क्या किया, अपन ने बोला कि भाई हमने 150 रुपये का खरीदा, मान लो 150 रुपये का खरीदा था, प्राइस पहुंच गई 170 रुपये पे, हमने बेच दिया, प्रॉफिट मिल गया, हम खुश हैं। जिसने खरीदा था 170 पे, ठीक है, उसने और टाइम के लिए वेट किया, थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ, फिर ज़्यादातर ऊपर चला गया और उसने और प्रॉफिट में बेच दिया, या फिर नीचे चला गया तो उसका लॉस हो गया। इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग ये चीज़ें सीखते हैं कि सही टाइम पे बाय कैसे करना है, सही टाइम पे सेल कैसे करना है। स्टॉक मार्केट के फ़ायदे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपको जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप अपनी जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हो। ठीक है, घर बैठे कर सकते हो, टाइम बाउंडेड नहीं है, जब चाहे करना है करो। ठीक है, बट मार्केट खुला हो तो ही, पर जब करना है करो, घर बैठे करो। आपको क्या चाहिए, एक मोबाइल चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, स्क्रीन चाहिए, टैब चाहिए और आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना।
यहाँ पर अपन ने ये पूरी बात कर ली, पूरी चीज़ें हो गई। डिविडेंड क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो अब कुछ अलग अलग अपन बातें करने वाले हैं इसी के बारे में। और देखो, जो इसका सबसे पहले रब आउट कर रहा हूँ मैं। तो अपन ने ये चीज़ें देख ली, ठीक है, कि अपन को प्रॉफिट कैसे कमाना है। प्रॉफिट कैसे कमाना है? बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई। काफ़ी सारी चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ और वो मैं करता रहूँगा ताकि आपके मन में बैठ जाए, ठीक है। तो बाय लो सेल हाई पर अपन को प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉफिट कमाया जाता है, फ़ायदा लिया जाता है फिर बेचा जाता है। फ़ायदा लो बेचो, फ़ायदा लो बेचो, फ़ायदा लो बेचो, खरीदो, फ़ायदा लो बेचो, खरीदो, फ़ायदा लो बेचो। तो इस तरीके से किया जाता है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कंपनी जो है वो लॉस नहीं लेती है। आपके और मेरे जैसे लोग लॉस लेते हैं, वो तो अपना शेयर्स जो है बेच चुकी है एक बार। अब उसका कोई उस पर हक नहीं है कि शेयर्स तो हमारे हैं ना। तो फायदा जो है और नुकसान जो है वो अपन लोगों का होगा, आपके और मेरे जैसे लोगों का होगा। यानी कि सपोज करो आपने यहाँ पे स्टॉक खरीदा, आपको नहीं पता आगे कहाँ जाने वाला है। ऊपर गया, फायदा हुआ। मान लो जिसने यहाँ पर खरीदा था और उसने यहाँ बेचा, उसका लॉस हुआ। जिसने यहाँ खरीदा था यहाँ बेचा, उसका लॉस हुआ। तो शेयर मार्केट में लॉस भी हो सकता है। यहाँ पर रेड से बनाता हूँ, ये देखिए यहाँ लॉस होगा। इधर खरीदोगे बेचोगे तो लॉस होगा, खरीदोगे बेचोगे तो लॉस होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये गलत बना दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से फ़ायदा और नुकसान होता है यहाँ पे। ऑलराइट, ये भी मैंने गलत बनाया एक्चुअली, इधर पे ये बनाना था मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस होगा एंड से उल्टी चीज़ अगर आप यहाँ करोगे, इधर पे खरीदोगे और इधर बेचोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। इस तरीके से शेयर मार्केट में प्रॉफिट और लॉस होता है। अच्छा, एक ही दिन में प्राइस जो है इतना ज़्यादा वेरी कैसे कर देता है, ये चीज़ अपन को समझनी है। देखो क्लियर करता हूँ इसको मैं। एंड देखो, सपोज करो 12 बजे, ठीक है, 12 बजे 12 PM पर आपने शेयर्स को ख़रीदा, ठीक है। 100 रुपये का शेयर आपने ख़रीदा 12 बजे। अब 3 बजे तक स्टॉक का प्राइस पहुंच गया मान लो 70 रुपीज़। यहाँ पर आपका लॉस हुआ 30 रुपये का, है कि नहीं। 30 रुपीज़ का आपका लॉस हुआ और आपके पास अब कोई चॉइस नहीं है, आपको बेचना होगा या तो फिर होल्ड करके रखना होगा, ठीक। तो अगर आप बेचोगे तो आपका लॉस हो जाएगा एंड होल्ड करके रखोगे तो आने वाले टाइम के लिए होगा। बट ये चीज़ कभी भी रिकमेंड नहीं होती। ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा सब चीज़, है ना, किस तरीके से करना है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात क्या आती है कि अपन को यही चीज़ देखनी है कि अपन को चार्ट्स रीडिंग समझने, सबसे पहली बात ये, ठीक है। तो आप समझ लो कि चार्ट जो है उनको रीड करना आना चाहिए आपको। वही चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ कि चार्ट रीडिंग कैसे होती है। अब प्राइस एक्शन से अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो प्राइस एक्शन इज द किंग। सबसे पहली बात जान लो, प्राइस एक्शन इज द किंग। प्राइस एक्शन जो होता है इसमें आप नेकेड चार्ट को कर सकते हो। ये बातें आगे खैर मैं बाद में बताऊंगा। चार्ट क्या होता है वो भी मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्यों आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपन ना ये देखते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई जो प्राइस होता है वो ऊपर और नीचे क्यों जाता है। जो प्राइस होता है ऊपर और नीचे क्यों जाता है, ठीक है। नोट्स बाद में बनाना, अभी लिखने पे फोकस मत करो, ठीक है। तो प्राइस जो है ऊपर और नीचे क्यों जा रहा है, देखो जो ऊपर नीचे हो रहा था ना एंड तो ये क्यों होता है असल में। देखो कोई भी चीज़ जो होती है डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है, डिमांड और सप्लाई, ठीक है, एंड सप्लाई। ऑलराइट, डिमांड और सप्लाई होता क्या है। देखो सपोज करो जब बोली लगती है, आपने देखी है बोली लगाते हो कभी, मूवी देखोगे ना, वेलकम देखी होगी। वेलकम में वो नहीं अक्षय कुमार बोली लगाता रहता है, मंजरू भाई की ड्राइंग बोली लगाते हैं। तो भैया बोली कैसे लगती है याद है। एक बंदा बोलता है क्या, सपोज करो 1 लाख रुपए की बोली, दूसरा बोलता है 1,10,000, तीसरा बोलता है 1,20,000, 1,40,000, 1,50,000। इस तरीके से जो प्राइस है बढ़ता है। और मैं अगर कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अगर कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेचूँ मैं,
मुझे लॉस नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा में बेचना चाहता हूँ। ऑलराइट, आप क्या चाहोगे? आप खरीदना चाहते हो तो आप क्या चाहोगे कि मुझे कम से कम में मिले, सस्ता चाहिए चीज़, है कि नहीं? धनिया लेने जाते हो तो उसको बोलते हो ना, भैया 10 रुपए की ज़्यादा है, 5 रुपए की लगा लो। आलू लेने जाते हो तो उसको बोलते हो ना, भैया 30 रुपए के ज़्यादा हैं, आप 24 के लगा लो, 25 के लगा लो, बगल वाली दुकान वाला तो 25 में दे रहा है, आपको देना हो तो दो। इस तरीके से बोली लगाई जाती है ना? तो यहाँ पर डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्राइस अपने आप ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग हायर बोली लगाएंगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहले अपन डिमांड की बात कर रहे हैं, फिर अपन सप्लाई की बात करेंगे। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? अपन यहाँ पर डिमांड की बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो जब अपन यहाँ पर डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड जो है, सपोज करो 1 लाख का जो मैंने एग्जांपल लिया था वही ले रहा हूँ। कोई भी एक लैंड है, ठीक है, बहुत अच्छा लैंड है, सी फेसिंग है भाई, बहुत अच्छा लैंड है, एंड ये लैंड आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा। तो आप क्या चाहोगे? भाई अभी ले लेता हूँ, इसके बाद में दाम बहुत बढ़ेंगे। अभी 1 लाख रुपए का ले लिया ना, मान ले 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए का ले लिया ना भाई, बाद में जाके ये 30 लाख रुपए में नहीं मिलेगा। सोच लो। तो आप बोलोगे भाई ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, अरे 1 लाख क्या, 1.5 लाख में भी देगा ना तो भी ले लूँगा, 30 लाख में बिकेगा बाद में, 1 लाख का ले लेता हूँ। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर जाके बोली लगाओगे। अब आप जाके वहाँ पे जाके अपन बैठ गए, चाय नाश्ता करके आए हैं, अपन बैठ गए, बोली लगने वाली है। अपन ने देखा अगल बगल, भाई भीड़ बढ़ती जा रही है, 1000 लोग आके बैठ गए बोली लगाने। वो तेरी, मैं तो सोच रहा था 1 लाख का 1.5 लाख में भी ले लूँगा, क्योंकि प्लॉट बहुत अच्छा था। सब लोग बैठे हैं, सब लोग ये सोच रहे हैं, उत्तेरी इतने सारे लोग, उत्तेरी तू भी आया है, अरे चुन्नू लाल का लड़का भी आ गया यहाँ तो। इस तरीके से लोग सोचते हैं। थोड़ा कॉमेडी करनी चाहिए ना भाई। तो देखो, अब क्या होगा, बोली लगेगी, बोली लगना चालू हुई। स्टार्टिंग प्राइस उन्होंने सेट करी है 1 लाख रुपए, स्टार्टिंग प्राइस जो है 1 लाख रुपया है। अब बोली लगना चालू हुई, आपने बोली लगाई सबसे पहले, जोश में खड़े हो गए, 1,10,000, ठीक है, 1,10,000। आपने बोला इतनी अच्छी बोली लगाऊंगा कोई नहीं लगा पाएगा। बगल वाले ने बोल दिया 1,20,000, 1,20,000। अब इसी तरीके से तीसरे वाले ने बोल दिया 1,50,000, ठीक है। अब भाई ये बोली बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और प्राइस पहुंच गया मान लो 10 लाख रुपए पे, 10 लाख पे, ठीक। अब 10 लाख पे पहुंचा, आपने बोला भाई बजट के बाहर हो गया, जेब में तो नहीं है इतना पैसा, हम ना ले पाएंगे, आपको जिसे देना है दो, हम उठ के जा रहे हैं अपने घर में, जाएंगे पकोड़े खाएंगे। तो आप गए अपने घर में पकोड़े खाने के लिए, बाकी इसका प्राइस बढ़ता रहा, जो भी हुआ, आपने बोला हमको नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये चीज़ सोचो, ठीक है। मजाक को हटा करके एक चीज़ सोचो आप, क्या 1 लाख का प्राइस था जो सेट किया था, सोचा था, ठीक है, बढ़ते 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 फाइनली इसकी कीमत कहाँ तक पहुँच गई, 10 लाख रुपए तक पहुँच गई, ठीक है। 1 लाख पहले कीमत थी, 10 लाख दिन के एंड में कीमत हो गई। इस तरीके से प्राइस बढ़ता और कम होता है। अब देखो, मैं यहाँ पे कम कैसे होता है उसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपन ने डिमांड की बात करी, अगर डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा, अपन ने ये चीज़ देखी। तो डिमांड ज़्यादा ना, कितने सारे लोग बैठे हुए थे, सब के सब बैठे हुए हैं, इधर उधर 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 बैठे, सब चाह रहे हैं कि उनको ये प्लॉट चाहिए, पर डिमांड इतनी ज़्यादा है कि प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से अपन को एक चीज़ पता चली, मैं इसको रब आउट कर रहा हूँ, और रब नहीं कर सकता पूरा मैं, तो ठीक। तो भाई अपन ने ये चीज़ देख ली है यहाँ पर, क्या कि डिमांड अगर जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस जो है ऊपर जाएगी, प्राइस बढ़ेगी, ना कि कम होगी, प्राइस बढ़ेगी, ठीक है।
इतना काफ़ी है, तो मैं इतना ही ले लेता हूँ। तो डिमांड अगर ज़्यादा है तो प्राइस जो होगा ऊपर जाएगा। डिमांड अगर ज़्यादा है तो प्राइस जो होगा वो ऊपर जाएगा। ठीक है, सप्लाई पर बात करते हैं अपन। ठीक है, इसको सबसे पहले यहाँ देखो आप कि सप्लाई की जब अपन बात करने आए हैं तो अपन इतनी एरिया को सप्लाई में लेंगे। ठीक, सप्लाई की बात करना है, इसको एक्चुअली में ना मुझे रब करना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि जगह का वो टाइम बच जाए, बट मुझे रब करना ही होगा। मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो सप्लाई की बात करने वाले हैं। ठीक है, सपोज करो आप कहाँ गए सब्जी लेने के लिए। ठीक है, सप्लाई की बात करने वाले हैं। ऑलराइट, सब्जी लेने के लिए गए हो। अब बहुत पूरी की पूरी सब्जी मंडी है। ठीक है, बहुत बड़ी सब्जी मंडी है। तो वहाँ पर क्या है भाई, सपोज करो सब लोग एक ही चीज़ बेच रहे हैं, आलू। सब लोग बैठ के आलू बेच रहे हैं। तो भाई आप क्या बोलोगे, भाई तेरे सब लोग आलू बेच रहे हैं, अच्छी बात है, हमको सस्ता मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक के पास जाओगे दुकान वाले के पास और बोलोगे भाई मान लो कुछ दाम चल रहा है 30 रुपया, 30 रुपीज़ दाम चल रहा है आलू का। आपने बोला कि भाई 25 में दे रहे हो तो दो, नहीं तो मत दो। उसने बोला नहीं दे रहा। आपने बोली लगाई कितने की, 25 की। ठीक है, बिड लगाई आपने 25 की। उसने बोला नहीं दे रहा, बोला मत दे। दूसरी दुकान वाले के पास गए, भाई 25 में दे रहे हो तो दो, उन्होंने नहीं दे रहा, बोला जा। तीसरी दुकान वाले के पास गए, उसने बोला नहीं दे रहा, जा। अरे भाई इतनी दुकान है, कोई ना कोई दे देगा। आप चौथे पांचवें छठवें के पास गए, उसने बोला कि चले यार 25 में ही ले ले। अब देखो 30 रुपये में जहाँ उसका दाम था, आप उसको खरीद के आए 25 रुपये में, यानी कि प्राइस जो हुआ वो कम हो गया। ठीक है, इस तरीके से प्राइस कम होता है और ज़्यादा होता है। तो फ्लक्चुएट इस तरीके से होता है, डिमांड और सप्लाई पे असर पड़ता रहता है, और डिमांड और सप्लाई के कारण प्राइस में ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे होता रहता है। बात खत्म। बस इतना सा है डिमांड और सप्लाई का खेल। यहाँ पर अपन देखते हैं, देखो डिमांड ज़्यादा था तो प्राइस बढ़ रही थी, सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस जो होगी कम होगी। सप्लाई ज़्यादा यानी कि बहुत सारे लोग देने को तैयार हैं। ठीक है, किसी ना किसी कोई ना कोई दे ही देगा, और जितने लोग देना चालू करेंगे ना उतने लोगों से सप्लाई कम होगा। ये अपन कल के लेक्चर में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे इस पर, बट अभी यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि डिमांड और सप्लाई का असर क्या पड़ता है। देखो बहुत सारे लोग जब एक ही चीज़ बेचना चाहते हैं ना, तो सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो वो लोग सोचेंगे भाई चल यार मैं बेच देता हूँ इतने कम में। तो इस तरीके से प्राइस अब 25 रुपये आ गई है। ठीक है, अब और लोग आएंगे, फिर और लोग बोलेंगे भाई इतने में बेच दे, इतने में बेच दे, धीरे 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 करके कम होता जाता है। इसलिए सप्लाई अगर ज़्यादा होती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस भी नीचे जाएगा। डिमांड डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। डिमांड यानी सब लोग मांग रहे हैं, भाई मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, मेरे को दे। आपके पास 50 ऑप्शन है, तो आप बोलोगे ना क्या भाई 100 रुपये की चीज़ है, 150 में ले रहा है, नहीं 150 में ले रहा है, नहीं 150 में ले रहा है, नहीं 150 में ले रहा है, नहीं। कोई ना कोई बोलेगा चल भाई मेरे को दे दे 150 में, अपने बोले ठीक है भाई ये ले 150 में। इस तरीके से प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। ऑलराइट, पूरा मैं करता हूँ क्लियर, अपन चलते हैं आगे। फाइनली बहुत जल्दी खत्म होने वाला है लेक्चर। तो अब अपन ये देखने वाले कि जो डिमांड और सप्लाई है जिनकी अपन ने अभी बात करी, डिमांड और सप्लाई किन किन चीज़ों का असर पड़ता है डिमांड और सप्लाई पे, है ना। डिमांड और सप्लाई बढ़ता और ज़्यादा कैसे है। ठीक है, अपन ने देखा डिमांड और सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा, उसका असर पड़ेगा मार्केट पे। ठीक है, अब डिमांड एंड सप्लाई जो होते हैं इन पर इफेक्ट कैसे पड़ता है। ठीक है, इन पर इफेक्ट पड़ता है 3 चीज़ों का, से पहली दूसरी और तीसरी चीज़। पहली दूसरी चीज तीसरी चीज़ क्या है। ठीक है, तो व्हाट इफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई। एंड सप्लाई। ऑलराइट, डिमांड एंड सप्लाई पे किन चीज़ों का असर पड़ेगा ये अपन को अभी देखना है। ऑलराइट, देखो
3 चीज़ों का असर पड़ता है, मैंने आपको बताया क्या। सबसे पहली चीज़ ये कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, यानी कि कंपनी का रिजल्ट आया है, बिल्कुल कुछ ना कुछ परफॉर्म करेगी उसके कारण, ठीक है। तो कंपनी परफॉर्मेंस, ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट के सेंटिमेंट क्या है, मार्केट सेंटिमेंट, अभी मैं इन सब पे आऊंगा। और तीसरी चीज क्या है, टेक्निकल्स। देखो ये असल में मार्केट सेंटिमेंट का ही पार्ट है, बट मैंने अलग से जोड़ दिया इसमें। देखो कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, मान लो कंपनी का रिजल्ट आया है और कंपनी ने बहुत अच्छा बताया, भाई सब लोग को प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, हाँ 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 प्रॉफिट हुआ है, हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। सब लोग बोलेंगे भाई ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, बहुत अच्छा काम करने वाली है आगे भविष्य में भी। उस तरीके से कंपनी का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। सब लोग बोलेंगे भाई ये कंपनी अभी ले लेता हूँ, बाद में जाके बहुत फ़ायदा देगी। इस तरीके से आपको फ़ायदा होगा। तो अपन ने यहाँ पर क्या देखा कि भाई कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट रजिस्टर किया है, ठीक है। तो लोगों ने बोला कि भाई इसके प्राइस को खरीद लेना चाहिए, इसके शेयर्स को खरीद लेना चाहिए इस प्राइस पे, और आगे जाकर जब ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि कंपनी अच्छी है तो अपन वहाँ पे जाके बेच देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी की परफॉर्मेंस पर लोग क्या होगा, खरीदने लगेंगे, ठीक है। और कुछ जो अलग होंगे जिनका सोचना होगा कि नहीं यार ये कंपनी का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है यार, कंपनी ना बाद में लॉस मेकिंग हो जाएगी, तो भाई वो लोग बेचने लगेंगे। तो इस तरीके से कोई खरीदता है कोई बेचता है, और आपस में खरीदते बेचते हैं, कोई दूसरा खरीदता है कोई तीसरा बेच रहा है, इस तरीके से काम होता रहता है एंड प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये मार्केट की परफॉर्मेंस होती है। तो ये चीज़ पहले आती है ना। एंड दूसरी चीज़ आती है मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट सेंटीमेंट यानी कि मार्केट वो न्यूज़ पर क्या रिएक्ट करेगा, मार्केट क्या सोच रहा है उसके ऊपर। न्यूज़ आई है मान लो कोई सी कि भाई ये कंपनी जो है इसका ना कोई कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा उतर गया है। अभी मैं रिलायंस जियो और एयरटेल के एक बार एग्जांपल दे दूंगा। तो वहाँ पर डिपेंड हो जाता है ना। जैसे कि मान लो जब एयरटेल आया था, जब एयरटेल था एंड रिलायंस जियो आया था, तो एयरटेल के फंडामेंटल्स ऑलरेडी इतने अच्छे थे यार, तब भी जियो ने इतनी अच्छी शानदार परफॉर्मेंस दी, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी कि भाई प्राइस जो है एयरटेल का कम होने लगा, लोगों में भाई डरने लगे। तो वहाँ पर होता है कि प्राइस कम हुआ एयरटेल का, जबकि उसके फंडामेंटल्स अच्छे थे, स्ट्रांग थे, अभी भी स्ट्रांग ही है, पर प्राइस उसका ऊपर बढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? रिलायंस जियो के कारण। तो ये असर पड़ता है। एंड ये हुआ मार्केट सेंटीमेंट, ठीक है। टेक्निकल्स जो अपन चार्ट्स को देख के करते हैं वो मैंने आपको बताया है ना। एंड चार्ट्स पर अपन बाद में बात करेंगे कल परसों। तो अभी इतना आप समझ लो, ठीक है। ये दोनों के दोनों लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी होते हैं, तो लॉन्ग टर्म, और ये दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मेन अपन शॉर्ट टर्म में ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब ये सारी बातें अपन ने कर ली, ठीक है। यहाँ पर अपन ने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी देख ली हैं। तो उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ किसका, एयरटेल का और रिलायंस जियो का, थोड़ा सा अच्छे से कंपेयर करके बताया था। इसको पहले हटाता हूँ। देखो कोई भी कंपनी ज़रूरी नहीं है कि उसका प्राइस नीचे जा रहा है यानी कि वो लॉस मेकिंग है, ठीक है, या फिर अच्छी कंपनी नहीं है या फंडामेंटल अच्छे नहीं है। देखो मान लो जब जो मैंने एग्जांपल दिया है ना, जब एयरटेल था मार्केट में, महंगा था बट सर्विस उसकी बहुत अच्छी थी एयरटेल की। रिलायंस जियो आया, फ्री का डेटा देना चालू किया। किसने लिया है फ्री का डेटा? मैंने भी लिया था भर भर के। तो अभी मैं एक्चुअली जियो ही चलाता हूँ। एयरटेल की सिम थी, उसको BSNL में पोर्ट करवा लिया था मैंने। क्यों? BSNL सस्ता था। ये होता है भाई। तो देखो एयरटेल जब था ऑलरेडी, फंडामेंटल्स उसके इतने अच्छे थे, फंडामेंटल्स स्ट्रांग थे भर भर के, पर क्या हुआ, रिलायंस जियो ने इतनी अच्छी सेवा देना चालू करी, सस्ता देना चालू किया, सब लोग स्विच करके रिलायंस जियो में जा रहे थे। तो लोगों को लगने लगा भाई कि एयरटेल डूबने वाला है। मार्केट को लगा, भला एयरटेल नहीं डूबा अभी तक और अच्छा है, पर ये लोगों को लगने लगा तो भाई शेयर बेचना लगे। तो सप्लाई बढ़ गया
सप्लाई बढ़ गया, एयरटेल का डिमांड कम हो गया और सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम हो गया, कोई मांग ही नहीं रहा भाई, नहीं चाहिए एयरटेल, तू रख ले एयरटेल का शेयर। पर जो जिसके पास था एयरटेल का शेयर था ऑलरेडी, वो क्या सोचने लगा, यार कंपनी कल डूब गई तो मेरे शेयर की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, तो लॉस हो जाएगा मेरे को, एक काम करता हूँ भाई आज ही बेच देता हूँ। ये चीज़ एक ने नहीं सोची, दो ने नहीं सोची, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग ये सोचने लगे, तो क्या हो गया, एयरटेल का जो शेयर वैल्यू है वो घटने लगी, भले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे तब भी घटने लगी। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है ऑलराइट। तो यानी कि अपन ने ये देखा कि अच्छा फंडामेंटल है तो भी शेयर वैल्यू घट सकती है। अच्छा, क्या इसका उल्टा हो सकता है, क्या फंडामेंटल बेकार है तो भी प्राइस जो है वो बढ़ सकता है? ये देखते हैं अपन। चलो मान लो कि हमारी एक छोटी सी कंपनी है शुड स्टॉक्स, ठीक है। अब रिलायंस जियो के साथ हम लोगों ने पार्टनरशिप करी, ठीक है। तो रिलायंस जियो के साथ, चलो रिलायंस रिटेल के साथ, रिलायंस के साथ हम लोगों ने पार्टनरशिप में आ गए, ठीक है। तो शुरू स्टॉक्स एंड रिलायंस, ठीक है, हम दोनों की पार्टनरशिप हो रही है। तो भाई मार्केट क्या बोलेगा कि भले हमारे फंडामेंटल्स के बारे में उनको पता ही नहीं है, पर वो क्या बोलेंगे, भाई रिलायंस इनके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार है, रिलायंस ने ज़रूर कुछ ना कुछ देखा होगा, या तो कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर या फिर कंपनी के ओनर के अंदर। तो ओनर के अंदर जरूर कुछ ऐसी चीज़ देखी होगी कि भाई खतरनाक कंपनी है ये, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार कंपनी में दम होगा। अभी तो मान लो चलो 10 रुपये का मिल रहा है शेयर, बाद में जाके क्या पता यही शेयर 10,000 का बिके, 1,000 का बिके। तो उन लोगों ने बोला भाई ले लेते हैं, 1,000 का शेयर है ले लेते हैं भाई, मतलब 10 रुपये का शेयर है ले लेते हैं, बाद में 1,000 का होगा तब बेचेंगे। तो 1,000 का 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये का एक शेयर है। लोगों ने बोला एक काम करता हूँ यार इसमें 10,000 रुपये डाल देता हूँ, ठीक है। 1,000 शेयर ले लिए, 10,000 रुपये डाले, 1,000 शेयर ले लिए। मान लो कि शेयर वैल्यू 10 रुपये से बढ़ करके कहाँ तक पहुँच गई, 1,000 पे, ठीक है, 1,000 पे पहुँच गई। अब जिस बंदे ने 10,000 रुपये, उस टाइम पे 10,000 रुपये के 1,000 शेयर है ना, 10,000 रुपये मेरी कंपनी में डाले थे और 1,000 शेयर खरीदे थे, उसकी वैल्यू कितनी हो गई पता है? अब हो गई 1,000 शेयर थी पहले, ठीक है। अब लगा दो भाई, तुम मल्टीप्लाई कर दो उठा के, मैं करके बताऊं क्या कितना वैल्यू आ रही है, ज़रा देखो, 1 2 3, ठीक है, कितनी है, 10 लाख रुपए, और डाले कितने, 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये डाले थे, 1,00,000 रुपए। इस तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इस तरीके से वैल्यू ऊपर और नीचे होती है, प्रॉफिट कमाते हैं लॉस कमाते हैं, ठीक है। जिसने एयरटेल में बहुत लॉस हुआ था जब जियो आया था, सही बता रहा हूँ, लोगों का भर भर के लॉस हुआ था, 2016 की बात है ये। तो जब ये चीज़ हुई थी तो मान लो उसका कुछ प्राइस था 250 रुपीज़, ठीक है, मान लो, चलो राउंड फिगर ले लेता हूँ मैं, 200 ले लेता हूँ, 200 रुपीज़ इसका प्राइस था, ठीक है। मैंने इसमें डाले थे 10,000 रुपये, चलो मान लो, ठीक है, 10,000 रुपये मैंने इसमें डाल के रहते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, ये 10,000 रुपये मैंने इसमें इन्वेस्ट किए थे। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स ये हो जाएंगे कुछ 50, है कि नहीं, या तो 50 शेयर थे मेरे पास, मैंने 200 रुपये के खरीदे थे, 10,000 रुपये के थे। शेयर वैल्यू मान लो ड्रॉप हुई कितनी, सपोजिंगली 200 से घटकर हो गई 100, आधी हो गई, चलो 50% आधी हो गई। तो 10,000 की जो वैल्यू थी, अब इसकी वैल्यू बची है 5,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस वालों का नुकसान होता है भर भर के, क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं दिख सकते। पर जो टेक्निकल एनालिसिस जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, ये पूरे कोर्स में जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, हम लोगों का काम ही ये होता है कि हम लोगों को ये चीज़ ढूंढनी है और सही टाइम पे निकल जाना है बाहर, मुनाफा लेना है, कब मुनाफा प्रॉफिट बुक करना है, कब हमको निकलना है, ये चीज़ हम लोगों को पता चल जाती है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, और वही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। प्राइस एक्शन इज़ द किंग, सच बात बता रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पर अपन ने बात कर ली कि भाई देखो, अच्छा फंडामेंटल है तब भी शेयर वैल्यू गिर सकती है, और ख़राब फंडामेंटल है तब भी शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है। ख़राब का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी कंपनी के शेयर ख़राब है, ठीक। शुरू स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, होपफुली, माइट भी, देखते हैं। चलो, तो इस तरीके से वैल्यू ऊपर नीचे होती है ना। खराब फंडामेंटल पे भी अच्छे हो सकते हैं, अच्छे पे भी खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप ये चीज़ों से बच सकते हो। प्राइस एक्शन का मैंने अभी बीच में नाम लिया था, कंफ्यूज मत होना प्राइस एक्शन क्या होता है, मैं अपन आगे जाके बताने वाला हूँ वो सब चीज़ें, ठीक है। ये पूरा मैं रब कर रहा हूँ एंड अपन लोग कुछ आ रहे हैं फाइनल चीज़ों पे, और उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो आखिरी पार्ट पे अपन फाइनल चीज़ पर ये आने वाले कि स्टॉक मार्केट का इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। मार्केट का इंडेक्स क्या होता है, देखो आप लोगों ने कितनी बार जगह जगह पर देखोगे निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ठीक है। मैं लिख देता हूँ निफ्टी 50, ठीक है। देखो, दो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के, ठीक है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका है निफ्टी 50 NSE, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है का नाम है BSE और सेंसेक्स, ठीक है। अब देखो, ये जो इंडेक्स होता है इनका अलग अलग इंडेक्स होते हैं। इसमें देखो क्या होता है, टॉप 50 की जो कंपनी है, तो NSE इंडिया में 2000 कंपनीज लिस्टेड है। ये नया है, इस लिस्ट में सिर्फ 2000 कंपनीज लिस्टेड है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब करीब 5000, ठीक है। ऑल राइट, तो इसमें जो 2000 है, लेकिन देखो असल में बात पता है क्या है, इसमें 2000 कंपनियां, ये नया है तब भी, ये नया होने के बावजूद ये ना टेक्निकली एडवांस्ड है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, इसके फीचर्स भी अच्छे हैं, काफ़ी सारे अच्छे हैं। तो अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो भाई मैं अभी के लिए बोलूँगा कि भाई अभी के लिए आप NSE पर ही स्टिक रहो। वॉल्यूम हाई होता है, वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पर आपको नहीं पता होगा, कंफ्यूज मत हो। तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर स्टॉक खरीदो तो NSE का ही खरीदना, BSE का मत खरीदना, ठीक है। अब देखो ये इंडेक्स होता क्या है, देखो यहाँ पर मैं इंडेक्स की बात करता हूँ, तो अभी अपन NSE की बात करने वाले हैं पूरी पूरी। हाँ, तो यहाँ पर NSE यानी कि NSE में होता क्या, निफ्टी 50 जो है उसमें टॉप 50 कंपनीज, ये 2000 में से टॉप 50 कंपनीज वहाँ के फंडामेंटल एनालिस्ट उठाते हैं। टॉप 50 कंपनीज वेटेड एवरेज होता है, बट यहाँ पर मैं जनरल एवरेज ले रहा हूँ। क्या होता है वही बता रहा हूँ। देखो टॉप 50 कंपनीज उठाई, ठीक है। मान लो रिलायंस उठा ली, ओके, इसका शेयर प्राइस है अभी के टाइम पे 2000 अराउंड, ठीक है। और क्या उठा लिया, ITC उठा ली, ठीक है। ITC है अराउंड 208 समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से टॉप 50 कंपनीज उठा ली, टॉप टक 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 टक। आखिरी में कुछ थोड़ी सी छोटी कंपनी है, मैं मेरी कंपनी मान लेता हूँ, चलो शुरू स्टॉक से। तो शुरू स्टॉक्स, ठीक है। तो NSE में होना भी बड़ी बात है, निफ्टी 50 में मेरी कंपनी बहुत अच्छी बात है। तो मैं मान लेता हूँ भाई इसका प्राइस है कुछ 10 रुपये, नई कंपनी है ना। तो अब इन सब का एवरेज जो होता है ना, वो होती है निफ्टी 50 की वैल्यू, वो होती है निफ्टी 50 में ही वैल्यू होती है। देखो अब ये मत समझना कि प्राइस को देख करके ये किया जाता है, प्राइस को देख करके नहीं किया जाता। हो सकता है मान लो कि यहाँ पर HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैं जोड़ देता हूँ, इसकी प्राइस है कुछ 3000 मान लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे प्राइस को देखकर नहीं होता है ना, इन सब का और एवरेज लिया जाता है, ये इन सब का एवरेज लिया जाता है। अच्छा एवरेज कैसे लेते हैं पता है ना, बचपन में अपन ने पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था, याद है। खुद की फ़ोटो उठा के इधर रख देता हूँ मैं। तो बचपन में अपन ने पढ़ा था कि एवरेज कैसे लेते हैं, एवरेज कैसे ले रहे थे याद है। एवरेज यानी कि ब ब ब ब ब डो 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 डो, कलर को बदल लेता हूँ मैं, चलो एवरेज लेते हैं। चलो एवरेज कैसे लेंगे, 2000 प्लस इसकी वैल्यू 208 प्लस इसकी वैल्यू 3000, इस तरीके से करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और आखिरी कंपनी 10 जिसकी मेरी वाली थी, इसकी 10 रुपीज़।
इन सब को ऐड करके डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे तो ये हो जाएगा एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला होता है ना, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है क्या, वह ये सबकी वैल्यू को ऐड करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अपन कर देते हैं, तो ये होता है एवरेज। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया गया है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि भाई एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, निफ्टी 50 होता क्या है। अपन को यहाँ पे बस आइडिया लेना था और आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली हैं। मनी अपन कैसे कमाना है वो अपन ने देख लिया। आज अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी। स्टॉक की वैल्यू क्या होता है, एक स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कैसे आता है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है, प्राइस जो है ऊपर कैसे होता है, नीचे कैसे होता है, ये भी अपन ने देखा। काफ़ी सारी अलग अलग अपन ने चीज़ें देखी, अलग अलग बातें करी अपन ने। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन यहीं पर ही वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, जो भी डाउट आ रहा है आपको नीचे कमेंट में बताएं। ठीक है, डाउट पर मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूंगा, तुरंत रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, नहीं तो 24 आवर्स के अंदर आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। वहाँ पर अगर आपका डाउट अच्छा हुआ तो उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा मैं। ठीक, सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। भाई अब तो बताओ अपने डाउट का, तो आप डाउट नहीं बताते हो यार। डाउट बताओगे ना तो आपका फ़ायदा होगा, डाउट नहीं बताओगे तो फ़ायदा नहीं होगा। सही बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कट पहले ही बोल दिया था, इसको साफ सुथरा करता हूँ कि भाई जल्दी अमीर नहीं बनने वाले हो, है ना, जल्दी अमीर तो नहीं बनने वाले हो, कतई नहीं बनने वाले हो। यहाँ पर ये बिगनर्स लेक्चर है, इसके बाद और भी लेक्चर्स डलेंगे, एंड जो एडवांस्ड वाले डलेंगे उनको, वो किन के लिए होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो उनके लिए होगा जो कि नीचे कुछ लिंक्स दी हुई है, चेकआउट कर लेना आप। ठीक है, वहाँ से रेफरल लिंक से जो अकाउंट खुलवाएंगे उनके लिए होगा। ठीक है, यहाँ पर ये अकाउंट खुलवाना ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपको जो जो मैं समझा रहा हूँ आपका यहाँ पर मन लग रहा है कि नहीं, मन लग रहा है कि नहीं। ये लेक्चर्स यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ये लेक्चर्स पढ़े रहेंगे और इसके बाद के जो एडवांस लेक्चर्स भी आएंगे वो भी पढ़े रहेंगे यहीं पर, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। पर जो जो अकाउंट्स खुलवाएंगे उनको मैं स्पेशल बेनिफिट्स दूंगा, 1-to-1 पर्सनल मेंटरिंग दूंगा, पर्सनली उनके डाउट्स क्लियर करूंगा। ये सारे बेनिफिट्स उनको मिलने वाले हैं, और भी बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उनको देने वाला हूँ। तो भाई फ़ायदा तो भर भर के होगा, ये बात मान लो। एंड कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, अकाउंट ही खुलवाना है एक। और भाई ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर के साथ मेरा टाइप है। आप नीचे मैंने लिंक्स दी हुई हैं, आप किसी में भी एक में अकाउंट खुलवा लो, ऐसा है। राइट दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपन मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा। और होमवर्क भूल गए थे क्या? मैं नहीं भूला। देखो, होमवर्क ये है कि आज जो जो भी पढ़ा है मैंने, सबसे पहली चीज़ इसका नोट बनाओगे, पूरा का पूरा नोट्स बनाओगे, पूरे के पूरे। फिर से देखना, फिर से देखो, जो देखना है देखो। नोट्स मुझे चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए, और रिवीजन करके आना है। पूरा 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 रिवीजन करके आना है, रिवीजन पूरा पूरा करके आना। उसके अलावा कुछ एक चीज़ नहीं देखना है। एक बार आपके नोट्स बन गए, एक बार आपने रिवीजन कर लिया, फिर आपको उठाकर नहीं देखना है। कोई भी दूसरी चीज़ तो उठाना ही नहीं है। कोई दूसरे वीडियो पे मत जाना, मेरे कोई भी दूसरे वीडियो पे मत जाना, पर ये काम करना है आपको आज के आज। ठीक, ऑल राइट। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैंने बहुत मेहनत करी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर दो यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। देखो, मैं वीडियो के आखिरी में बोल रहा हूँ, अगर अभी भी मेरा पढ़ाया हुआ पसंद नहीं आया तो भाई डिसलाइक मारो, खुल के मारो और डिसलाइक। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।